दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ क्यों था। वर्ल्ड वॉर टू होने के पीछे कारण क्या था। जब पूरी दुनिया का वर्ल्ड वॉर वन में इतना ज्यादा नुकसान हो गया था तो वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने का कारण क्या था। मैं ढंग से इस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वर्ल्ड वॉर वन वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी मैं उसी पॉइंट से शुरू करना चाहूंगा जहां हमने छोड़ी थी, वर्ल्ड वॉर वन से। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो सारे देशों ने वर्ल्ड वॉर वन होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक देश को माना। मेजरली एक ही देश को माना और वो देश था जर्मनी। यानी जिम्मेदार तो सारे ही देश कहीं ना कहीं थे, लेकिन ठीक रहा सबने मिलकर फोड़ दिया जर्मनी के सर पर। उस वक्त एक बहुत फेमस ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी वर्साइल की संधि 1919 में। ये वर्साइल नाम सुनकर क्या लगता है आपको? ये फ्रांस की एक जगह थी, आपने पैलेस ऑफ वर्साइल का नाम सुना होगा। तो वहां पर यह संधि हुई थी कि जो भी वर्ल्ड वॉर वन का जिम्मेदार था, मैंने आपको बताया जिम्मेदार किसको माना था, जर्मनी को। तो ये ट्रीटी जर्मनी के लिए बहुत ही बुरी साबित हुई। जर्मनी जब हार गया वर्ल्ड वॉर वन में तो उससे ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स करवा लिए गए, लिखवा लिए गए, ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए जो कि बहुत ही बुरे थे। ये नुकसान क्या क्या थे? सबसे पहला तो जर्मनी को अपनी सारी कॉलोनीज खोनी पड़ी, खासकर की अफ्रीका की कॉलोनीज, जिसके लिए वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई हो रही थी। दूसरा बड़ा नुकसान यह हुआ कि जर्मनी को अपनी 1/10 आबादी को खोना पड़ा। तीसरा बड़ा नुकसान यह हुआ कि 13% टेरिटरीज उससे छूट गई थी, यानी कि जमीनें जिन पर जर्मनी कब्जा करके बैठा हुआ था। और जर्मनी का कुछ ऐसा हिस्सा भी था जिसको ऐसा लैंड घोषित कर दिया गया जिस पर कोई आएगा जाएगा नहीं। जर्मनी का 75% आयरन, 26% कोल यानी कि कोयला फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया जैसे देशों ने जर्मनी से छीन लिया। और छठा बड़ा नुकसान यह हुआ कि जर्मनी पर ऐसी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि वो कभी अपनी मिलिट्री एक सीमित सीमा से ज्यादा बढ़ाएगा नहीं। और जर्मनी का एक एरिया ऐसा भी था जो फ्रांस के बॉर्डर को छूता था, उस पर जर्मनी कभी अपनी आर्मी रख नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पर फाइनेंशियली इतनी पेनल्टी लगाई गई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितना भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना यानी 6 बिलियन पाउंड जर्मनी को भरने पड़ेंगे। कुल मिलाकर इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी पर बहुत ज्यादा ज्यादती हुई और इस ट्रीटी को इतिहास में हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी कहा जाता है। और इस ट्रीटी की वजह से जर्मन लोगों में बहुत गुस्सा था कि हमारी सरकार ने इस ट्रीटी पर साइन क्यों किए। बहुत गलत किया आम जनता के साथ में। जर्मनी और जर्मनी वालों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचाई गई थी इस ट्रीटी से। अब ऐसे में एक इंसान था, यानी 25-30 साल का नौजवान, और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा, ये सब कुछ देखा और कसम खाई कि उसके देश के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बदला लेगा, जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाएगा। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? हिटलर की। हिटलर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ा भी था, लड़ा नहीं था एक्चुअली, वो अपने देश के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल हुआ था, उसने मैसेज पहुंचाने का काम किया था, इसलिए वो जिंदा बच गया। जब वो जिंदा बच गया तो उसने सोचा कि जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वो वापस दिलवाएगा। अब उसके लिए उसे पावर में जाना पड़ेगा, और पावर में जाना इतना आसान नहीं है। उसने पावर में जाने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो उसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल्स मिले थे, अच्छी रैंक मिल गई थी कॉर्पोरल की। अब मैंने आपको बताया कि जर्मनी की बाकी जनता की तरह वर्साइल की ट्रीटी का इसमें बहुत गुस्सा था। फिर इसने 1919 में ही जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे इस पार्टी पर अपनी पकड़ बनाई, कमांड बनाई, और इस पार्टी का नाम बदलकर रख दिया नाजी पार्टी। हिटलर में एक सबसे अच्छी चीज ये थी जो पूरी दुनिया मानती है, और वही चीज उसे आगे लेकर गई और ग्रेट डिक्टेटर बनने में मदद की। वो एक अच्छा ऑरेटर था, यानी जब वो बोलता था तो जनता उसकी सुनती थी, या कहें जनता जो सुनना चाहती थी वो वही बोलता था। उसने जर्मनी की गुस्साई हुई जनता को एक उम्मीद दी, उनसे वायदा किया कि जर्मनी का खोया हुआ सम्मान मैं वापस दिलवाऊंगा, जर्मनी को एक ऐसा देश बनाऊंगा कि कोई आंख उठाकर जर्मनी की तरफ देख नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसे ही हिटलर को सत्ता हाथ में परोसकर देने गई थी थाली में कि ये लो,
उसने बहुत स्ट्रगल किया था इसे पाने के लिए। सबसे पहले उसने 1923 में बवेरिया नाम की जगह पर कंट्रोल जमाने की कोशिश की। उसने प्लान बनाया, जो प्लान उसका फेल हो गया था और उसको गद्दारी के लिए अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन लोगों के मन में हिटलर के लिए एक सिंपैथी थी। वो फिर बाहर आ गया। जो 5 साल की सजा उसको मिली थी वो 9 महीने में काटकर वापस आ गया, क्योंकि जनता का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और उस वक्त जर्मनी की जनता में इसके लिए सिंपैथी थी। और फिर एक और ग्रेट चीज हो गई जिसकी वजह से इसको बहुत सपोर्ट मिला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और वो चीज थी ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी, जिसकी वजह से जर्मनी की जनता सरकार से बहुत नाराज थी। और फिर आता है साल 1932-33, जिस साल इलेक्शंस में नाजी पार्टी को 37% सीटें मिलती है। वैसे तो इतना ज्यादा बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी नाजी पार्टी बन गई उस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी। अब हिटलर क्या करता था, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और पब्लिक में भरोसा कायम रखने के लिए क्या करता था, सिस्टमैटिकली रैलियां निकालता था। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकलती थी। ये कुछ पिक्चर्स हैं उस वक्त की रैली की। पब्लिक मीटिंग्स करवाता था। नाजियों के लिए स्वास्तिक बैनर बनवाए थे, जो कुछ इस टाइप के होते थे। हमारे यहाँ पे स्वास्तिक बैनर होते हैं कुछ इस टाइप के, और एक तरह का ऐसे हाथ उठाकर सैल्यूट करवाते थे ये। तो लोग सोचने लगे कि हिटलर कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक मसीहा है जो जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा कर देगा। ये आदमी वाकई कुछ करेगा। तो जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने के लिए लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कैसे होती है। अब मैंने आपको बताया कि आम जनता भी शामिल हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, इसलिए इसको टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से जानते हैं। क्योंकि इससे पहले यह रूल था कि आम जनता कभी भी किसी भी तरह की लड़ाई में शामिल नहीं होगी। इसमें आम जनता भी शामिल थी। आम जनता कैसे शामिल थी कि अगर कोई फैक्ट्री वर्कर है, वो हथियार बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो भी उस लड़ाई का हिस्सा था, क्योंकि वो भी अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इसको ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर के नाम से जानते हैं। अब ऐसे में एशिया में एक और देश था जो जियोग्राफिकली छोटा था लेकिन इरादों में बहुत बड़ा था। वो इरादा रखता था कि ब्रिटेन की तरह पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहता था, कि एशिया पर मेरा कब्जा होना चाहिए। और खास बात यह थी कि ब्रिटेन की तरह वो भी एक आइलैंड ही था। उसका नाम है जापान। जापान अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा था। पुरानी ताकतें थी जो पूरी दुनिया में कॉलोनी बनाए बैठी थी। फ्रांस और ब्रिटेन, उन्हीं के खिलाफ दो बड़ी ताकतें उभर कर आ रही थी, यूरोप में जर्मनी और एशिया में जापान। ये नए देश थे जो इंपीरियलिज्म पर भरोसा करते थे, कॉलोनीज बनाने पर भरोसा करते थे, जर्मनी और जापान। एक और देश इनके साथ में हो चुका था उस टाइम पर, इटली, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये साथ में कैसे हो गया था। जापान ने मंचूरिया नाम की जगह पर कब्जा कर लिया, जो कि चाइना का पार्ट थी। इटली ने भी इथोपिया नाम की जगह पर कब्जा कर लिया। ये सारे देश अब धीरे धीरे कब्जा करने लगे थे। और जर्मनी ने तो ऐसे ऐसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था जो उससे वर्साइल की संधि के बाद में छीन लिए गए थे। सिर्फ उन्हीं इलाकों पर नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे इलाकों पर हिटलर ने कब्जा कर लिया कि उस वक्त हिटलर से पूरी दुनिया डरने लगी थी। हिटलर का यह मानना था कि आर्यन रेस जिसका वो था, दुनिया में सबसे महान रेस है और बाकी सब हमसे नीचे। उसका यह मानना था कि हम लोग वर्ल्ड वॉर में हारे हैं, उसकी वजह है जर्मनी में ज्यूज का होना। जो लोग आर्य नहीं हैं, यानी कि ज्यूज की बात की जा रही है, उनको या तो जर्मनी से निकाल देना चाहिए या फिर मार देना चाहिए। अब 1933 में सरकार बनाकर हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर। अब दोस्तों, जैसे ही वो चांसलर बना, उसने सबसे पहले बनाई अपनी एयरफोर्स, जिसके लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल में साफ साफ लिखा हुआ था कि जर्मनी अपनी आर्मी बढ़ा नहीं सकता। उसने बनाई एयरफोर्स, जिसकी उसे इजाजत नहीं थी। मैंने वर्साइल की ट्रीटी के बारे में बताया था कि उसमें तय हुआ था जर्मनी अपनी आर्मी नहीं बनाएगा, लेकिन हिटलर ने उन सभी वायदों की बनाई बत्ती और आग लगा दी और फिर बन गया जर्मनी का डिक्टेटर। आगे उसने चुनाव करवाना ही बंद करवा दिए कि अब कोई चुनाव नहीं होंगे। वहां एशिया में जापान क्या कर रहा था, उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले से ही दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मंचूरिया, कोरिया, न जाने कितने ही देशों पर। 1910 में कोरिया पर किया था, 1931 में मंचूरिया पर कर लिया था, चाइना के बहुत सारे हिस्सों पर कर लिया था। वहां पे मारकाट मचाई थी और बहुत सारे रेप्स भी हुए थे।
जापान उस वक्त चाहता था कि एशिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ जापान होना चाहिए। अब यूरोप में जर्मनी ने और एशिया में जापान ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा था। किसी ना किसी तरीके से ये दोनों देश ही एक ही मकसद को लेकर चल रहे थे। तो दोनों में दोस्ती होना एक स्वाभाविक सी बात है। दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों ने समझौता कर लिया कि अगर एक पर आएगी तो दूसरा उसका साथ देगा। जर्मनी ने कब्जा करना कैसे शुरू किया? सबसे पहले अपने एरियाज को छुड़वाया, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, फिर चेकोस्लोवाकिया पर, फिर इसकी हिम्मत बढ़ती चली गई, फिर आई पोलैंड की बारी। लेकिन अब बस हो गया, क्योंकि कहानी में अभी तक ब्रिटेन और फ्रांस सब कुछ देख रहे थे। फिर इनकी एंट्री होती है। पोलैंड से ये वादा करके बैठे थे कि तुझ पर आएगी तो हम भी बैठे हैं। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड को बचा नहीं सके। कारण क्या था कि जर्मनी ने इसके लिए यूएसएसआर से हाथ मिला रखा था। यूएसएसआर कोई कम बड़ी ताकत नहीं था। उसने कहा था मैं ईस्ट से हमला करूंगा, तू वेस्ट से हमला करना। तो ऐसे ही हुआ। इसने पश्चिम से हमला किया, यूएसएसआर ने पूर्व से हमला किया। और जब पोलैंड पर हमला हुआ वो तारीख थी 1 सितंबर 1939। यही वो दिन माना जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत मानी जाती है। यूएसएसआर और जर्मनी ने हमला कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन चुप बैठने वाले नहीं थे, वो भी कूद गए लड़ाई में। लेकिन पोलैंड की लड़ाई में यूएसएसआर और जर्मनी जीत गए। और उन दोनों ने क्या किया, जैसा कि वादा हुआ था उन दोनों के बीच में, पोलैंड जीते तो आधा आधा बांट लेंगे। और बीच में एक लाइन खिंच गई जिससे पोलैंड का एक हिस्सा जर्मनी के पास चला गया और पूर्व वाला हिस्सा यूएसएसआर ने रख लिया। अब दोस्तों, इस लड़ाई की खास बात यह थी कि सिर्फ 20 दिनों में जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया था। क्योंकि जर्मनी अब पहले वाला जर्मनी नहीं रहा था। जर्मनी अब 2.0 बन चुका था। हिटलर के पास एक ऐसी आर्मी थी जिसे मोबाइल आर्मी कहा जाता है, जो बहुत ही स्पीड से हमला करती थी। पहले एयरक्राफ्ट हमला करते थे, फिर ट्रक आगे जाते थे, जिससे 200-300 किलोमीटर का एरिया सिर्फ एक दिन में हथिया लिया जाता था। पोलैंड के बाद अब बारी थी डेनमार्क की, जिसने एक ही दिन में सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद नॉर्वे, वो भी हार गया। ऐसे करते करते छोटे मोटे सारे देश हिटलर ने कब्जा लिए। पूरी दुनिया बड़ी हैरानी से देख रही थी कि बड़ी हैरानी की बात है, हिटलर इतना जल्दी जल्दी सारे देशों को कैसे हरा रहा है। अब बारी आई फ्रांस की। फ्रांस कोई छोटा मोटा देश नहीं था, ताकतवर देश था, लेकिन फिर भी जर्मनी इस पर कूद पड़ा और इसको सपोर्ट किया था इटली ने और मुसोलिनी ने। इटली ने फ्रांस को नीचे की तरफ से हमला किया और जर्मनी ने ऊपर से। दोनों ने मिलकर फ्रांस को दबोच लिया और सिर्फ 4 दिन के अंदर जर्मनी ने पेरिस पर भी कब्जा कर लिया। अब फ्रांस भी जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। पूरी दुनिया में हिटलर 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 होने लगा। सारे लोग डरने लगे थे हिटलर के नाम से, क्योंकि सिर्फ एक ही साल के अंदर अंदर जर्मनी ने 9 देशों पर कब्जा कर लिया था। 9 देश, कोई कम बात नहीं थी इतना जल्दी। और अब बारी थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के साथ में लड़ाई की खास बात यह थी कि यह लड़ाई जमीन पर नहीं हुई थी, बल्कि आसमान में हुई थी, एयरक्राफ्ट्स के बीच में। ब्रिटेन ने जर्मन्स को पीछे खदेड़ दिया और जर्मन्स ब्रिटेन पर कब्जा नहीं कर पाए। और दोस्तों, 1940 में एक खास बात यह हुई थी कि ये तीनों देश, जापान, इटली और जर्मनी, तीनों एक हो चुके थे। मतलब अगर इन तीनों में से एक पर भी हमला होता है तो इसका मतलब यह था कि तीनों पर हमला माना जाएगा। अब तीनों बन गए थे एक्सिस पावर। इसको लिख लेना, तीनों बन चुके थे एक्सिस पावर। एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जापान के पास था और यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर ने जीत लिया था। लेकिन हिटलर की भूख अभी मिट नहीं रही थी। उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। उसको लग रहा था कि जर्मन्स के रहने के लिए अभी और हिस्सा होना चाहिए। उसने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि यूएसएसआर पर हमला कर दिया। यूएसएसआर, जिसके साथ में पोलैंड को जीतने के लिए इसने हाथ मिलाया था, अब उसे ही धोखा देने की तैयारी थी। लेकिन यूएसएसआर पर हमला करना कोई मजाक थोड़ी था। यूएसएसआर एक ऐसा ठंडा इलाका था जहां पर सिर्फ रशियन आर्मी ही सरवाइव कर सकती थी। नेपोलियन ने भी इससे पहले हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ था, हिटलर ने हिस्ट्री से सीख नहीं ली और उसने हमला कर दिया। एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर कूदा था हिटलर यूएसएसआर पर। यूएसएसआर से उसे डर भी लग रहा था कि कभी ये पोलैंड से मुझ पर हमला ना करते, इसलिए पहले मैं ही हमला कर देता हूं। तो ये बहुत बड़ी आर्मी लेकर यूएसएसआर पर कूदा। लाखों की आर्मी थी और इसने यूएसएसआर का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा भी लिया था।
लेकिन हमेशा से यूएसएसआर को एक चीज ने बड़ा सपोर्ट किया है। वो क्या थी? ठंड, सर्दियां। बहुत सारी जानें जा चुकी थी बेकसूर लोगों की, लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर आया वैसे ही यूएसएसआर ने फिर से जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब हिटलर का पतन शुरू हो चुका था, यानी हारना शुरू हो गया था। वो अफ्रीका में हारा, वो यूएसएसआर में हारा, वो फ्रांस में हारा। फ्रांस को छुड़वाने के लिए तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसका एरिया अब श्रिंक होने लगा था, सिकुड़ने लगा था। 1944 आते आते तो लगभग वो आधे से ज्यादा यूरोप हार चुका था और इटली ने भी अब उससे अपना सपोर्ट वापस खींच लिया था। ये नुकसान था क्योंकि इटली में मुसोलिनी को हटा दिया था, उसकी ही सेना ने सत्ता से उतार दिया था और जेल में बंद कर दिया था। और फिर मजबूरन हिटलर ने 1945 में सुसाइड कर ली। लेकिन जापान अभी भी हार नहीं मान रहा था एशिया में। जर्मनी हार गया था, लेकिन जापान ने एशिया में अब तक हार नहीं मानी थी। उसने एक गलती कर दी थी जापान ने। उसने अमेरिका से पंगा ले लिया था। अमेरिका वैसे ही वर्ल्ड वॉर से बाहर था, वो बाहर ही रहना चाहता था, लेकिन इस जापान ने उसे मजबूर कर दिया कि लड़ाई में उतरे और लड़े। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। हमला बहुत पहले हुआ था, 1941 में, और इसी अटैक की वजह से अमेरिका को भी लड़ाई में उतरना पड़ा। यह अटैक जापान को बहुत भारी पड़ गया। यूएसए ने पहले ही जापान पर परमाणु बम नहीं गिराए थे। पहले उसने जापान के कब्जे से काफी सारे देशों को, आइलैंड्स को आजाद करवाया। 1942 से 1944 तक यूएसए आजाद करवाता रहा जापान से काफी सारे आइलैंड्स को। बहुत टाइम लग गया इसमें क्योंकि समुद्री एरिया था, आसान नहीं था ना। लेकिन अमेरिका को यहां सबसे ज्यादा एक चीज पर फोकस था। अमेरिका हमेशा से एक चीज पर हमेशा फोकस करता रहा है दोस्तों, और वो क्या थी कि इसके लोगों की जान बड़ी महंगी है। अमेरिका के लोगों की जान बड़ी महंगी है। अगर वो वैसे अटैक करेगा जैसे अब तक होते आए हैं तो काफी सारे सिपाही मारे जाएंगे अमेरिका के। तो उस टाइम पर अमेरिका ने एक नए टाइप के हथियार की खोज की थी। उसका नाम था न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। अब इन दोनों सिटीज पर ही, जापान की इन दोनों सिटीज पर ही यूएसए ने बम क्यों गिराया? क्योंकि यहां पर जापान की इंडस्ट्रीज थी जो जापान को सपोर्ट करती थी। अब ऐसा नहीं है कि जापान खत्म हो गया, उसने घुटने टेक दिए तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। अमेरिका ने खुद से जापान को फिर से खड़ा करने में मदद की कि कोई यहां पर दूसरा हिटलर पैदा ना हो जाए। और यहीं पर जापान के आत्मसमर्पण के बाद में ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको समझ में आई है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।